आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय, उपयोगी विषय फिर से लेके बैठा हूं। आज का विषय है नीच भंग राजयोग। मित्रों, इसको आप 3 हिस्सों में विचार करें। पहले नीच, फिर नीच भंग, तीसरा हिस्सा बनता है नीच भंग राजयोग। मित्रों, पहले हिस्से में हमें ये समझना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में आने पर नीच अवस्था में होता है। नीच अवस्था से सीधा सीधा सरल शब्दों में अर्थ क्या है। जब कोई प्लैनेट नीच होता है तो वो उस भाव, उस राशि और अपने कारक तत्वों के शुभता की कमी प्राप्त कर लेता है और वहां पर उसे उनको प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अन्यथा सामान्य तौर पे उससे संबंधित कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। सब कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच होता है। सूर्य तुला राशि में नीच होते हैं, इसी प्रकार शनि मेष राशि में नीच होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था में चले जाते हैं, मंगल जैसा ग्रह कर्क राशि में नीच हो जाता है, गुरु मकर राशि में नीच होते हैं, बुध मीन राशि में नीच हो जाते हैं और शुक्र जो है कन्या राशि में नीच हो जाते हैं। मित्रों, हमें हमेशा याद रखना है कि ये नीच ग्रह जो होते हैं पूरी की पूरी राशि में कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूर्ण नीच अवस्था को भी प्राप्त करते हैं, अर्थात जब वो उस डिग्री के आसपास होते हैं तो उनकी क्वालिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होती है। अब सेकंड पार्ट में मैं आता हूं कि नीच भंग कैसे कैसे होता है। मान लीजिए सूर्य जो मेष राशि में उच्च का होता है वो शनि के साथ मेष राशि में है तो शनि का नीच भंग करेगा। इसी प्रकार तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के होते हैं तो वो एक दूसरे का नीच भंग करते हैं। इसी प्रकार से बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मीन और कन्या राशि में इकट्ठे होने पर नीच भंग करते हैं। इसी प्रकार गुरु ग्रह और मंगल ग्रह जो है कर्क राशि में और मकर राशि में नीच भंग। एक और प्रकार से नीच भंग होता है जैसे कि दो ग्रहों का आपस में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए मंगल और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर राशि परिवर्तन से दोनों का नीच भंग हो जाता है। एक अवस्था और बताई गई है कि D9 चार्ट में अगर कोई ग्रह नीच राशि की बजाय उच्च राशि में चला जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। जो ग्रह नीच राशि में बैठा है उसका स्वामी, उस राशि का स्वामी लगन से और चंद्रमा से केंद्र में अगर बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी अगर कहीं पर भी जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो नीच है, उसका स्वामी चंद्रमा से या लगन से अच्छी अवस्था में स्ट्रांग होकर केंद्र का संबंध बनाते हुए अपनी राशि को देख रहा है तो भी नीच भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अन्य अन्य चीजों के माध्यम से ये समझ पाते हैं कि नीच भंग किस प्रकार से होता है। अब ये नीच भंग क्या राजयोग में हर बारी परिवर्तित हो जाएगा? तो मैं कहूंगा 100% कुंडलियों में ये नीच भंग राजयोग नहीं बनता है। ये नीच भंग तो हो जाता है, अर्थात जो नीचता के कारण से आपके लिए समस्याएं आनी थी, ग्रह की कमजोरी के कारण से आपको जो समस्याओं का सामना करना था उसमें काफी हद तक कमी हो जाएगी। पूर्णता कभी भी नीच भंग नहीं होते मैंने देखा है, जो मैं प्रैक्टिकल कुंडलियों पे विश्लेषण करने से समझा हूं। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके पीछे अनेक अनेक कारण होते हैं जो कभी भी कुंडली के जो विश्लेषण करने वाले हैं वो नहीं समझ पाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं व्यक्ति को और वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में तो अब इतना अच्छा आना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं आता। तो उसके पीछे के कारणों को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूं कि अगर किसी कुंडली में बुध ग्रह नीच अवस्था में और जो उसका राशि स्वामी गुरु अगर उच्च का होके बैठा है तो उसकी दृष्टि अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुध पे है तो ये नीच भंग के साथ उसका राजयोग भी निर्मित कर रहा है। अर्थात जो राशि स्वामी है अगर वो केंद्र का संबंध बना ले
उनके साथ, तो ही नीच भंग राजयोग बनेगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूसरा देता हूं, मकर राशि में गुरु एवं मंगल बैठे हैं। यहां पर गुरु का मंगल नीच भंग तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में अगर तुला में अगर शनि बैठा है तो ये राजयोग वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां पर जो फल होंगे वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होंगे। इसी प्रकार से कर्क राशि में बैठा हुआ गुरु और मंगल, उनका शुक्र भी उनका चंद्रमा उच्च राशि में और शुक्र जाकर कहीं पर ऐसे में मीन राशि का हो जाता है, तो आप मान के चलें कि ऐसी अवस्था में ये भी नीच भंग राजयोग है। इनके रिजल्ट बहुत ही सुपर्ब रहेंगे, हमारी और आपकी कल्पनाओं से अलग ही होंगे। लेकिन इसमें अंतर कहाँ आ सकता है? अंतर आएगा कि ये सभी चीजें लगन को देखते हुए हमें डिसाइड करनी है कि वो क्या कौन से भावों के स्वामी होकर कहां से संबंध बना रहे हैं। नीच भंग हुआ, लेकिन अगर कहीं ये सब चीज अष्टम, छठे और 12वें में बन रही है तो उनसे जुड़े हुए भी भाव के संबंधों से जुड़े हुए रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से उनसे जुड़े हुए जो कारक तत्व हैं वो अपना प्रभाव पूर्णता छोड़ेंगे। अब कई बारी चर्चा आती है कि इसका प्रभाव कब मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए किसी की कुंडली में एकादश में शुक्र बैठे हैं नीच राशि में और बुध की अवस्था भी खराब है। मान लीजिए बुध मेष में है या वृश्चिक में, ऐसे में लेकिन मंगल की स्थिति अच्छी है। अगर ऐसी स्थिति जब मंगल ग्रह की दशा आएगी तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। और इनमें भी जब शुक्र बुध में भी मंगल का अंतर आएगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेंगे। हमें इन्हीं चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम इसी चीज को दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। मान लीजिए यही जो मैंने आपको स्थिति बताई, शुक्र एकादश भाव में नीच का होके बैठा है, चंद्रमा द्वारा दृष्ट है, एवं बुध शनि की राशि में आके बैठ गया। मान लीजिए वो मकर में है या कुंभ में है, और शनि भी कुंभ में है या उच्च राशि यानी कि उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में भी जब अगर वो कुंभ में है तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे, कारण क्योंकि उसका भाव बहुत अच्छा है। मकर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन तुला में होने पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि 12वां भाव भी जुड़ गया है। ये तभी लाभदायक होगा जब 12वें भाव से संबंधित कारक तत्वों से संबंधित कार्य किए जाएंगे या उनसे संबंधित चीजों में इंसान जातक अपने को इन्वॉल्व करेगा, तभी उसको वो बेहतरीन रिजल्ट। मित्रों, मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे नीच भंग और नीच भंग राजयोग में क्या अंतर होता है, जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा और समझा है, और मैंने दशाओं के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है। नीच भंग के लिए और भी बड़े सारे पॉइंट्स बताए गए हैं शास्त्रों में, जिन्हें मैंने यहाँ नहीं लिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं उनको भी बताता तो एंड रिजल्ट यही रहने वाला। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।